नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जून सन 2025। पंचमी तिथि आज दोपहर बाद 3:32 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले को 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं। हरियाणा में युवाओं को फिर से मिलेगा मौका। 5600 पदों की पुलिस भर्ती का विज्ञापन वापस। नए CET से होगी भर्ती। किसानों के सुनहरे भविष्य की नींव रखेगी फार्मर ID। तेजी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कचरे से हरित कोयला बनाने की योजना को मिली हरी झंडी। जल्द शुरू होगा संयंत्र निर्माण कार्य। हरियाणा में सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन को लेकर आई बड़ी और अच्छी खबर। हरियाणा SSC भर्ती रिजल्ट में बड़ा फेरबदल। 781 बाहर तो वहीं 1699 नए चयनित। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सोमवार यानी आज से परीक्षाएं। प्रशासन बोला आंदोलन खत्म करें। 5 से ज्यादा व्यक्ति के इकट्ठा होने पर रोक। और अब 1 साल तक फ्री में करें आधार अपडेट। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 जून 2026 की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा वासी इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं, खासकर वे इलाके जो राजस्थान से सटे हुए हैं। यहाँ का तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हरियाणा में रविवार को 9 जिलों पानीपत, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र, जींद, महेंद्रगढ़ और झज्जर में बारिश दर्ज की गई है। सोनीपत में 1 घंटे तक बारिश से गलियों में पानी भर गया। रविवार को यमुनानगर, अंबाला और सिरसा में आसमान में बादल छाए रहे, तो वहीं हिसार में भी बादल छाने के साथ तेज हवाएं भी चली। महेंद्रगढ़ के नारनौल में शाम को बारिश दर्ज की गई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान ने कहा है कि यह प्री मानसून की बारिश नहीं है, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। उसके कारण 2 दिन मौसम इसी प्रकार का रह सकता है, यानी 18 जून तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। राज्य में 19 जून से प्री मानसूनी हवाओं के आने की संभावना से मौसम में फिर से बदलाव आने के आसार बने हुए हैं, जिससे कि वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं मानसून की बात करें तो 12 दिन बाद मानसून हरियाणा में एक्टिव होने की संभावना है। हरियाणा पुलिस विभाग गुरुग्राम ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित अपने आवेदन फॉर्म जमा करवाने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 17 जून है। इंटरव्यू का स्थान की बात करें तो पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा रहेगा। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। CM ने अपने दौरे के दौरान रेवाड़ी जेल का उद्घाटन करने के साथ ही 288 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला नागरिक अस्पताल व ट्रामा सेंटर को नई जगह पर शिफ्ट करने, धारूहेड़ा में अर्बन सेंटर बनाने, मसानी बैराज पर STP लगाने और डूंगरवास में नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा भी की। वहीं शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपए के नए टैंक बनाने और सीवरेज लाइन अपग्रेडेशन का भी वादा मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोगों के सहयोग से प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। हमारी सरकार पूरे हरियाणा का संतुलित दिशा से विकास करेगी। किसी भी क्षेत्र से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेवाड़ी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी नीति, नियत और नेतृत्व स्पष्ट है। हमारी सरकार रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी तेल मिल और सैन्य संग्रहालय स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने रेवाड़ी के लिए मॉडल स्कूल भवन, लाइब्रेरी, 5 नई सड़कों का निर्माण, मंडी बोर्ड की सड़कों का नवीनीकरण, मार्केट कमेटी भवन और कर्नल राम सिंह चौक पर फ्लाईओवर बनाने की भी घोषणा की। साथ ही लोक निर्माण विभाग की 90 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का भी ऐलान CM सैनी ने किया। केंद्र की मोदी सरकार किसान के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल के तहत किसानों को ATM कार्ड की तर्ज पर एक यूनिक फार्मर ID देने की योजना बनाई है। फार्मर ID एक 11 अंकों की यूनिक पहचान संख्या होगी, जो आधार कार्ड नंबर से जुड़ी होगी। इसमें किसान का नाम, खेती का रकबा, बोई गई फसलें, भूमि का GPS लोकेशन, पिछले वर्षों में मिली सरकारी योजनाओं का लाभ आदि सारी जानकारियां डिजिटल दर्ज होंगी। इस पहल को एग्रीस्टेट
एक परियोजना के तहत लाया जा रहा है, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। हर वह किसान जो खेती करता है इस योजना में शामिल होगा। खास बात यह है कि जिन किसानों की जमीन संयुक्त जमाबंदी में आती है उनके लिए भी अलग अलग आईडी बनाई जाएगी। खेती की जमीन का हिस्सा हर किसान में बराबर बराबर बांटकर रजिस्ट्री की जाएगी, ताकि सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके। फार्मर आईडी के फायदों की बात करें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी और बार बार दस्तावेज जमा करवाने से भी छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6,000 रुपए जैसे लाभ सीधे और बिना अतिरिक्त दस्तावेज के मिल सकेंगे। फसल बीमा योजना, सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड लोन और एमएसपी पर फसल खरीद जैसी सुविधाएं भी तेजी से और आसान तरीके से मिलेंगी। किसान अपनी खेती की जरूरतों के हिसाब से सलाह, मिट्टी की जांच और मौसम आधारित जानकारी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकेंगे। फार्मर आईडी से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और जिन किसानों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनकी पहचान भी आसानी से हो सकेगी। फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए राज्य की सरकारें किसानों का डेटा इकट्ठा कर रही है। इसमें आधार कार्ड, खतौनी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी शामिल होगी। जल्द ही ये सुविधा ऑनलाइन पोर्टल और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से शुरू की जाएगी। हरियाणा में रिटायर्ड कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने साल 2016 से पहले सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मचारियों के पेंशन के लिए एक फार्मूला तय कर दिया है। अब 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने संशोधित नियम 1/2025 बनाया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संशोधित नियम 1 जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे। फार्मूले के आधार पर यदि किसी पेंशन भोगी की पेंशन कम बनती है, उसे पहले से ही भुगतान किया जा चुका है, तो उसे पेंशन में ही समायोजित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि फार्मूले के आधार पर वेतन निर्धारित करते समय सभी संबंधित अनुदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। वे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति जनवरी 1986 से जनवरी 2016 के बीच हुई थी, ऐसे मामलों के पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 के वेतन के आधार पर की जाएगी। वहीं पेंशन व पारिवारिक पेंशन के संशोधन के दौरान 2016 से पूर्व की अवधि का कोई भी बकाया स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से पिछले साल अक्टूबर में ग्रुप सी पदों के लिए 25,000 से ज्यादा पदों पर हुई भर्ती का रिजल्ट संशोधित किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर के चलते हरियाणा SSC ने भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार के अंक समाप्त करते हुए नई सिरे से मेरिट तैयार की है। संशोधित परिणामों में 1699 नए युवाओं को चयनित किया गया है, जबकि पहले से चयनित 781 युवा मेरिट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। पहले चयनित 855 अभ्यर्थियों को जहां तृतीय श्रेणी में ही उच्च पद मिलेगा, तो वहीं 415 युवा मेरिट में नीचे खिसक गई है, जिसकी वजह से उन्हें नीचे के पद मिलेंगे। संशोधित रिजल्ट के चलते 277 पटवारी अब दूसरे पदों पर चले गए हैं, जबकि अन्य पदों पर चयनित 193 युवा पटवारी के पद पर नियुक्त होंगे। 93 पटवारियों की कैटेगरी चेंज हो गई है, जबकि 75 पटवारी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। पटवारी के पद पर 159 नए युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार 100 नए युवा ग्राम सचिव के पद पर चयनित हुए हैं, जबकि 33 ग्राम सचिव मेरिट से बाहर हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 200 ग्राम सचिवों का पद बदल चुका है। जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं उन्हें भी राहत दी गई है। संशोधित रिजल्ट के चलते मेरिट लिस्ट से बाहर हुए युवाओं को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इन कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर नियुक्ति देगी। भविष्य में जब भी नियमित पद उपलब्ध होंगे तब उन्हें उस पद पर नियमानुसार नियुक्ति मिलेगी। जो युवा नई मेरिट के आधार पर ऊपर आए हैं उन्हें नियुक्ति के साथ चयन की तारीख से वरिष्ठता और अन्य सभी लाभ दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश की मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से भी कम दाम मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, कैथल और आसपास के क्षेत्रों की मंडियों में मक्के की आवक जोरों पर है, लेकिन किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की बजाय सिर्फ 1,000 से लेकर 1,400 रुपए प्रति क्विंटल के रेट मिल रहे हैं। पूरी तरह सूख चुकी फसल का रेट भी ज्यादा से ज्यादा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल तक ही मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। हुड्डा ने कहा है कि सरकार द्वारा लगातार किसानों पर दबाव बनाया जाता है कि धान छोड़कर मक्का की खेती करें। इसके लिए हर साल प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान किया जाता है, लेकिन हर बार किसानों को धोखा ही हाथ लगता है। उन्हें ना तो प्रोत्साहन राशि मिल पाती है और ना ही MSP मिलती है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले सत्ता में आने पर धान को 31 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदने का दावा किया था। अब सरकार की नीतियों के कारण किसानों को लागत से भी कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है।
हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने अभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे हर रोज ऊर्जा मंत्री कार्यालय में रिपोर्ट पेश करें। अनिल विज ने कहा कि रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल विज ने बिजली की आपूर्ति के संबंध में कहा कि उन्होंने ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं हर एससी से पूछा जाए कि क्षेत्र में कितने घंटे बिजली दी गई है, यदि बिजली नहीं दी गई है तो उसका कारण क्या था। इस रिपोर्ट को प्रतिदिन ऊर्जा मंत्री को भेजना अनिवार्य होगा। विज ने कहा कि प्रदेश में तकरीबन 16,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा पहले ही कर ली गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो भी अधिकारी लापरवाही करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक जेई ने 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदला था, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए गाड़ी और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मैराथन में हजारों युवा शामिल हुए। योग युक्त नशा मुक्ति हरियाणा का संदेश लेकर यह मैराथन ब्रह्म सरोवर के दक्षिणी गेट से शुरू होकर सब्जी मंडी चौक, रेलवे रोड, पंजाबी धर्मशाला से होते हुए पुरुषोत्तमपुरा बाग में संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में लाखों लोग एक साथ योग करने पहुंचेंगे। इस दौरान जो युवा मैराथन में हिस्सा ले रहे थे उन पर मुख्यमंत्री द्वारा फूल भी बरसाए गए। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पानी, प्राथमिक चिकित्सा और रूट पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी। वहीं मैराथन से पहले 10,000 टी शर्ट वितरित की गई। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अब कचरे से रहित कोयले का उत्पादन किया जाएगा। शनिवार को वाराणसी में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने एनटीपीसी के हरित कोयला परियोजना प्लांट का दौरा किया। इस दौरान विपुल गोयल ने फरीदाबाद और गुरुग्राम को प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना से जोड़े जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में हरित कोयला क्षेत्र की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक MOU साइन किया गया था। इस दौरान विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। इस समझौते के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम में हरित कोयला उत्पादन के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दोनों शहरों में हर रोज 400 से 500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा। वर्तमान में बात करें तो फरीदाबाद में प्रतिदिन लगभग 600 से 700 टन और गुरुग्राम में लगभग 1000 से 1200 टन ठोस शहरी कचरा उत्पन्न हो रहा है। इस योजना के सफल होने पर हरियाणा प्रदेश कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में देश भर में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। शिमला कालका रूट पर संचालित होने वाली ऐतिहासिक टॉय ट्रेन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक सफर का अनुभव कराने के उद्देश्य से 117 साल पुरानी इस टॉय ट्रेन को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इस ट्रेन में अब यात्रियों को वातानुकूलित कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक कालका शिमला रूट पर वर्तमान में 6 टॉय ट्रेन संचालित हो रही है। प्रत्येक ट्रेन में 7 डिब्बे होते हैं। अब ये डिब्बे पुराने हो चुके हैं और इनके कलपुर्जे भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन पुराने डिब्बों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। पहले चरण में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में शिमला कालका टॉय ट्रेन के लिए 30 डिब्बे तैयार किए गए हैं। यहां से 28 डिब्बे कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इन्हें पुराने और कंडम हो चुके डिब्बों की जगह पर लगाया जाएगा। टॉय ट्रेन में नए AC कोच जुड़ने से यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा होगा। हालांकि किराया महंगा होने की आशंका है। शिमला कालका टॉय ट्रेन में जनरल कोच का किराया 50 रुपए है, जबकि डिलक्स कोच का किराया 595 भोजन सहित और विस्टाडोम कोच का किराया 630 रुपए रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित राव तुलाराम स्टेडियम में सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार को 288 करोड़ के 15 प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से कहा कि अहिरवाल को 2 बार नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पहले वाले मुख्यमंत्री कभी नहीं आए। राव इंद्रजीत ने सीएम सैनी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। राव इंद्रजीत ने राजस्थान के तिजारा से विधायक बालकनाथ को भी बरसाती पानी के बांध को लेकर चेताया कि आपकी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके जवाब में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम किसी जाति की नहीं बल्कि 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। इन सभी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि दिल का है। रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, राजस्थान में तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ और हरियाणा के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायत वाला और ऑनलाइन ट्रांसफर वाला पहला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि युवाओं को संकल्प पत्र में कहा था कि युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे और शपथ बाद मिलेंगे। हमने अपने वादे पूरे किए। किडनी पेशेंट का हमने डायलिसिस फ्री करवाया है। साथ ही 70 साल के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी दिए हैं।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन सर्जन अभियान जारी है। इस कड़ी में 15 जून को हुई इन महत्वपूर्ण बैठकों की कमान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने स्वयं संभाली। इन आयोजनों का प्राथमिक लक्ष्य पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत करना और भविष्य की चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। हरिप्रसाद ने इस अवसर पर एक बड़ा और निर्णायक दावा करते हुए कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी, जिससे कि संगठन में नई ऊर्जा और दिशा का संचार होगा। हरिप्रसाद ने बताया कि जिला अध्यक्षों के पास जिले की पूरी पावर होगी, यहाँ तक कि टिकट दिलवाने में भी उनकी भूमिका अहम होगी। वह AICC की बैठक में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने कांग्रेस संगठन को और अधिक गतिशील बनाने के लिए भी एकजुट होकर कार्य करने पर जोर दिया और आगामी चुनौतियों व अवसरों पर गहन चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा पुलिस में 5600 पुरुष एवं महिला कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन वापस होगा। सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC को इसकी मंजूरी दे दी है। अब इस पुलिस भर्ती के लिए CET 2025 के बाद नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। हरियाणा SSC ने 16 अगस्त 2024 को इन पुलिस भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था। राहत की बात यह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके युवाओं को अब दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें आगामी भर्ती में शामिल होने की अनुमति होगी। साथ ही CET पास करने वाले नए आवेदक इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा पहले रिटन एग्जाम में सिर्फ पदों की संख्या के 4 गुना आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था, मगर अब 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST में अधिक से अधिक आवेदकों को शामिल किया जा सकेगा, ताकि लिखित परीक्षा के लिए 10 गुना उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें। इजराइल ईरान तनाव के कारण 16 जून यानी आज से शुरू होने वाला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस तनाव के अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक, मानसून की प्रगति से लेकर विदेशी निवेशकों का रुख और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की दिशा तय करेंगे। ऐसे में ये फैक्टर्स बाजार में निवेश करने वालों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। बीते हफ्ते इजराइल ईरान तनाव से कच्चे तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और उछल सकती है। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ेगी। इस हफ्ते भारत की थोक महंगाई का डेटा यानी WPI आएगा, जो कि बाजार के लिए बहुत अहम है। मानसून का सीजन चल रहा है और इसका असर खेती और बाजार दोनों पर पड़ता है। अच्छा मानसून FMCG और कृषि से जुड़ी कंपनियों के लिए सकारात्मक है, क्योंकि इससे ग्रामीण मांग बढ़ती है। इस साल मानसून के सामान्य से बेहतर होने की उम्मीद है, जो कि बाजार को सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो यह नकारात्मक असर भी डाल सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।